नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सर्वोदय अकादमी के YouTube चैनल पर। आज मित्रों 28 मई है और आज वीर दामोदर सावरकर को जयंती के रूप में याद किया जाता है। आज की शाम को हमारे जो सहभागी हैं एसपी राठौड़ सर, उनका मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कॉल आया और उन्होंने मुझे यह सूचित किया कि आप सर वीर दामोदर सावरकर की जयंती के बारे में आपको बच्चों से बात करनी चाहिए। फिर क्या था, अब एसपी का आदेश आ ही गया तो मैं एक सिपाही के नाते उसको मना कर नहीं सकता था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं यूं कहना चाहूँ वीर सावरकर के बारे में, तो वो एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थी। वह एक चिंगारी नहीं, एक अंगारा था। वह मित्रों एक सीमित नहीं, एक विस्तार था। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि वीर दामोदर सावरकर का जो जीवन का क्षण क्षण और शरीर का जो कण कण था, वो मित्रों इस राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित था। तो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, जो एग्जाम के अंदर प्रश्नों के अंदर पूछी जाती है, और कुछ उनकी विचारधारा के संबंधित मुद्दे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम लोग बात करते हैं उनके जन्म को लेकर। जन्म, तो मित्रों जन्म आज ही के दिन हुआ है 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक जिला है मित्रों, नासिक। और नासिक जिले में भी आप लोग जानकारी रखना चाहें तो भागुर ग्राम। जब इनका जन्म हुआ था 1883 में, तो ये महाराष्ट्र था नहीं, यह बंबई प्रेसिडेंसी नगर हुआ करता था, बंबई प्रेसिडेंसी नगर। और उसमें मित्रों एक जिला हुआ करता था नासिक, और उसका एक छोटा सा ग्राम था भागुर। वहां पे जन्म हुआ है मित्रों किसका? वीर दामोदर सावरकर का, जिसे विनायक दामोदर सावरकर भी कहा जाता है। इनके माता और पिता के नाम के संदर्भ में हम बात करना चाहें तो पिता का नाम है दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम है राधाबाई। ये अपने पिता दामोदर पंत सावरकर तथा माता राधाबाई की मंझली संतान थे। मंझली संतान का तात्पर्य है कि एक भाई उनसे बड़ा और एक भाई उनसे छोटा था। विनायक दामोदर सावरकर का जब जन्म हुआ, तो जन्म उनका जिस खानदान में हुआ, वो खानदान मित्रों, या जो हम लोग कह सकते हैं जो वंश था मित्रों, उस वंश का नाम है चित्त पावन ब्राह्मण वंश। वो चित्त पावन ब्राह्मण वंश में पैदा जो एक कट्टर ब्राह्मणों का वंश हुआ करता था, उनमें उनका जन्म हुआ है। ये बात ध्यान में रखनी है, चित्त पावन ब्राह्मण वंश। अब दो तथ्यात्मक जानकारियां मैं आप लोगों को यहाँ पे सूचित कर रहा हूं कि उन्हें प्रेरणा किसके जीवन से मिली। तो दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी, उसको सुनिएगा। एक तो इसी महाराष्ट्र में जन्मे और महाराष्ट्र से ही अपने स्वदेशी की बातों का विस्तार करने वाले बाल गंगाधर तिलक से उनको प्रेरणा प्राप्त हुई है। बाल गंगाधर तिलक। और दूसरी मित्रों इनको प्रेरणा प्राप्त हुई है चापेकर बंधुओं से। कुछ बातें इनके संदर्भ में आप लोग सुन लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक से इन्होंने स्वदेशी और स्वराज्य की प्रेरणा ली है। स्वदेशी और स्वराज्य को अपनाने की प्रेरणा वीर सावरकर को कहां से मिली, तो उसमें आता है बाल गंगाधर तिलक। मित्रों ये बाल गंगाधर तिलक इन्हीं के कुल के बड़े पूर्वज हुआ करते थे। यानी मैं यूं कह दूं, महाराष्ट्र में ये बाल गंगाधर तिलक भी चित्त पावन ब्राह्मण वंश के ही थे, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य और स्वदेशी के संदर्भ में भारत में आंदोलन प्रारंभ किए थे। ठीक है, इनकी आगे भी चर्चा आएगी, मैं करूंगा। अभी आप ध्यान दीजिएगा चापेकर बंधुओं के बारे में। दो चापेकर बंधु हुआ करते थे। एक का नाम है मित्रों बालकृष्ण हरि चापेकर और दूसरे का नाम है मित्रों
दामोदर हरि चापेकर, ये चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। हुआ यूं, वर्ष 1896-97 में 1896-97 में पूना और बंबई के आसपास के क्षेत्रों में मित्रों एक महामारी फैली जिसका नाम था प्लेग। और इस प्लेग महामारी के बचाव के लिए या रोकथाम के लिए प्लेग कमिश्नरों की नियुक्ति की गई थी। तो उस प्लेग कमिश्नरों में दो व्यक्ति हैं, एक का नाम आता है मित्रों मिस्टर रैंड और एक का नाम आता है मित्रों कैप्टन एसाइड। ये दोनों मित्रों पूना में प्लेग कमिश्नर के रूप में तैनात थे। उन्होंने लोगों को गलत सूचनाएं देते हुए, या मैं यूं कहना चाहूं, उन्होंने भारतीय घरों के अंदर जबरदस्ती प्रवेश करते हुए भारतीय इज्जत पर हाथ डाला, भारतीय महिलाओं के साथ बदसलूकी की। इस कारण से मित्रों वर्ष 1897 में इन्हीं चापेकर बंधुओं के द्वारा मिस्टर रैंड और कैप्टन एसाइड की गोली मारकर मित्रों क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर किसी भी भारतीय द्वारा ये यूरोपियनों की गई पहली हत्या है। बिल्कुल ठीक से सुने, वापस बोल रहा हूं मैं, ये पहली राजनीतिक कारणों से की गई हत्या है भारतीयों के द्वारा। तो उसमें ये वाली घटना होगी, इसको ध्यान रखना। और इसके बाद मित्रों केस चला और दामोदर हरि चापेकर को 1898 में फांसी की सजा दी गई थी। तो इस घटनाओं से भी प्रेरणा ली है वीर दामोदर सावरकर ने। अपने जो सीनियर हुआ करते थे या अपने जो कुल के बड़े हुआ करते थे उनसे वो सीखे। एक बात और भी यहाँ से आप लोग सुन सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक है, इन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो प्रोग्राम चलाए जाते थे मित्रों। एक प्रोग्राम था 1893 में जिसका नाम था गणेश उत्सव, और 1895 में जो कार्यक्रम था उसका नाम था शिवाजी महोत्सव। राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक बल देने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में और विशेषकर महाराष्ट्र में ये दोनों कार्यक्रम चलाए गए थे। इन कार्यक्रमों में भी भाग लेकर वीर दामोदर सावरकर के मन में इस राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा से अपना जीवन न्योछावर करने की बातें कूट कूट कर भर गई थी। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। बात करेंगे वीर सावरकर ने कौन कौन सी संस्थाएं या संगठन बनाए, उनकी निर्मित संस्थाएं। सरल रूप से पढ़ें कि हम लोग ज्यादा समय तक इसको याद रख पाए। चार संस्थाओं की विशेष करके बात करेंगे। सबसे पहले इनके स्थापना के वर्ष जान लेते हैं हम लोग। 1900 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1906 ईस्वी और 1924 ईस्वी। चार संस्थाएं कौन कौन सी, उनको देख लीजिएगा। 1900 में मित्र मेला, 1904 में अभिनव भारत, 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी, और 1924 में ये मित्रों लंदन में स्थापित हुई थी। मैं अभी बात करूंगा पूरा। और 1924 ईस्वी में रत्नागिरी हिंदू सभा, रत्नागिरी महाराष्ट्र का एक जिला है, रत्नागिरी हिंदू सभा। ये मित्रों चार संस्थाएं या चार जो संगठन है ये वीर दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किए गए थे, इनका निर्माण किया गया था। क्या क्या अच्छे प्रश्न हो सकते हैं इनके संदर्भ में, उनको एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मित्रों ये 1900 ईस्वी में मित्र मेला देख रहे हैं, इसकी स्थापना क्यों हुई, तो इसका जवाब मित्रों ऐसा दीजिएगा कि अभी हमने जो बात किया, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में और 1895 में दो उत्सव मनाए थे।
1893 में मित्रों मनाया था गणपति उत्सव और 1895 में मनाया था मित्रों शिवाजी महोत्सव। ये दोनों उत्सवों में जब भारतीय जनता एकत्रित होकर आयोजित करती थी इन उत्सवों का, तो ब्रिटिश सरकार के मन में मित्रों कहीं न कहीं ये बातें खटकती थी कि ये सभी इकट्ठे होकर राष्ट्र चेतना की बातें कर रहे हैं, कहीं न कहीं स्वराज की बातें कर रहे हैं, कहीं कहीं आजादी या स्वतंत्रता लेने की बातें कर रहे हैं। इस कारण से ये जो दोनों प्रोग्राम थे ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मित्रों बैन कर दिए गए थे। और अब जो वीर सावरकर है मित्रों, इन दोनों प्रोग्रामों को वापस मनाने के लिए अलग से एक संगठन बना रहा है जिसका नाम है क्या, मित्र मेला। इसका एक ही उद्देश्य है कि इन दोनों प्रोग्रामों को क्या करना, मनाना या सेलिब्रेट करना। तो इसकी मित्र मेला की स्थापना की गई है 1900 ईस्वी में। अब बात करते हैं अभिनव भारत की। अभिनव भारत के संदर्भ में मित्रों 3 प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही कि अभिनव भारत की संस्था की स्थापना कब हुई, तो 1904। ध्यान ये रहे, ये जो अभिनव भारत था मित्रों, ये मित्र मेला का ही एक गुप्त संगठन था। जो ये मित्र मेला है, मित्र मेला नामक जो संगठन था, मित्र मेला का एक गुप्त संगठन था, गुप्त संगठन। अब एक प्रश्न ये भी ध्यान रखना है कि ये जो महाराष्ट्र में बना है, तो महाराष्ट्र के अलावा भी इसकी 2 प्रांतों में शाखाएं स्थापित हुई थी, और वो 2 प्रांत हैं मित्रों, कर्नाटक व मध्य प्रदेश। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी अभिनव भारत की शाखाएं स्थापित हुई थी। और अब इस संगठन के द्वारा एक महाराष्ट्र का व्यक्ति है, उसे बम बनाने की, जो बॉम्ब होते हैं, बॉम्ब बनाने की कला सीखने के लिए फ्रांस भेजा जा रहा है, पेरिस भेजा जा रहा है। नाम उनका ध्यान रखना है, पांडुरंग महादेव वामट। पांडुरंग महादेव वामट नाम का व्यक्ति है, जिसे बम बनाने की कला सीखने के लिए, गोला बारूद बनाने की कला सीखने के लिए मित्रों इसी अभिनव भारत नामक संगठन के द्वारा गुप्त रूप से पेरिस भेजा गया था या फ्रांस भेजा गया था। ये 3 प्रश्न हम लोगों को ध्यान में रखना है इस अभिनव भारत के संदर्भ में। और भारत की आजादी के बाद मित्रों ध्यान रखना, यह अभिनव भारत 1952 में इस संगठन को समाप्त कर दिया गया था। भारत की आजादी के बाद 1952 में यह अभिनव भारत जो संस्था थी मित्रों क्या कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी या समाप्त कर दी गई थी। ये बात भी ध्यान रखनी है। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं, ये जो फ्री इंडिया सोसाइटी है लंदन में जो स्थापित हुई है 1906 में, उससे पहले की 2 बातें आप लोग जान लो कि वर्ष 1905 में मित्रों बंगाल विभाजन की घटना हुई थी, बंग भंग हुआ था, और उस बंग भंग में भी वीर सावरकर कूद पड़े थे। और वीर सावरकर ने मित्रों पूना में रहते हुए विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। 1905 की घटना घटेगी, बंगाल विभाजन, जिसके दौरान वीर सावरकर ने भी वहां पे राष्ट्रवादी के रूप में अपनी भूमिका दर्ज करवाई है और विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई थी। अब मित्रों ध्यान रखना, वर्ष 1906 में वीर दामोदर सावरकर ने अपना जो ग्रेजुएशन था, अपनी जो स्नातक थी मित्रों, वो पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से कंप्लीट करके, पूरी करके अब वो आगे वकील बनने के लिए या बैरिस्टर या लॉ की डिग्री लेने के लिए मित्रों लंदन जा रहे हैं। और लंदन में भारत के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम है मित्रों श्यामजी कृष्ण वर्मा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जहां से संपूर्ण जो भारत की क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थी वो वहां से तय की जाती थी। तो वहां उनके संपर्क में आएंगे, वहां पर जाके क्या होगा उसको हम लोग यहाँ से बात सुनते हैं। 1906 में जैसे ही वो लंदन गए, तो लंदन में और जो भारत के जो छात्र लंदन में पढ़ रहे थे या और जो भारत के छात्र लंदन से वकालत या और कोई भी डिग्रियां प्राप्त कर रहे थे, वीर सावरकर ने उन भारतीय छात्रों का, भारतीय स्टूडेंट्स का एक संगठन बनाया। और उस स्टूडेंट्स का संकल्प केवल यही था कि यहां से बैठे बैठे
जो भारत है उस भारत की स्वतंत्रता को निश्चित करना है, भारत की आजादी का संकल्प था इस फ्री इंडिया सोसाइटी के मेंबर्स के मन में या हृदय में। तो इस संस्था की स्थापना लंदन में हुई है, 1906 में हुई है और वीर सावरकर ने इसकी स्थापना की है। भारतीय छात्रों का एक समूह था जो लंदन में रहकर बात करता था कि भारत को कैसे जल्दी से जल्दी आजादी दिलाई जाए, या उनका संकल्प था कि भारत को जल्दी से आजादी मिले। अब जो अंतिम संस्था हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 1924 में रत्नागिरी हिंदू सभा है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे एक नासिक षड्यंत्र केस होगा। उस नासिक षड्यंत्र केस में वीर दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा होगी और आजीवन कारावास की सजा के लिए मित्रों उन्हें काला पानी की सजा होगी। और काला पानी की सजा के लिए जो एक कुख्यात जेल हुआ करती थी जो अंडमान में स्थित थी, जिसका नाम था सेल्युलर जेल, वहां भेजा गया। तो वहां से जब वो वापस आए तब उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की जो जेल थी मित्रों वहां पे रखा गया है। तो यहाँ पे रहते हुए, रत्नागिरी में नजरबंद रहते हुए इन्होंने एक संगठन की स्थापना की है जिसका नाम है मित्रों रत्नागिरी हिंदू सभा, जिसकी स्थापना हुई है वर्ष 1924 में। अब इसके संदर्भ में क्या गहराइयां हैं, क्या अच्छे प्रश्न है, उसको सुन लीजिएगा। 1924 से कुछ समय पहले वर्ष 1915 में एक और संगठन बना है मित्रों जिसका नाम है हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा की मित्रों स्थापना की है मदन मोहन मालवीय ने। आगे जाकर 1915 में जो हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी, इसी हिंदू महासभा में विलीन हो गई है ये रत्नागिरी हिंदू सभा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1915 में विलय नहीं हुआ है, विलय हुआ है 1935-36 में रत्नागिरी हिंदू सभा का इस हिंदू महासभा में। ध्यान रखना, ये हिंदू महासभा कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह तत्कालीन एक राजनीतिक दल था जिसका पूरा नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना मित्रों 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। आप सभी को एक बात ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब गांधी जी भारत की राजनीति में हावी हो रहे थे, या मैं दूसरे शब्दों में ऐसा कह दूं कि इस हिंदू महासभा का नेतृत्व ढीला पड़ रहा था, उसी समय वर्ष 1937 में वीर दामोदर सावरकर ने इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा का नेतृत्व संभाला, उसकी अध्यक्षता की और 1937 से लगाकर 1942 तक लगातार अध्यक्षता करते हुए इसकी अध्यक्षता संभाली है। बिल्कुल ध्यान रखना, वीर सावरकर ने 1937 से लगाकर मित्रों 1942 तक इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा की अध्यक्षता की है और उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की थी। आपको जानकारी होगी जो भारतीय जनता पार्टी का पहले वाला जो रूप था उसे भारतीय जनसंघ कहा जाता है या भारतीय संघ कहा जाता है, जिसकी स्थापना मित्रों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तो मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूं, तो आप लोग जानकारी के लिए यह भी ध्यान रखें कि वीर दामोदर सावरकर के बाद हिंदू महासभा की अध्यक्षता किसने की, तो 42 के बाद 1943-44 में ये 2 साल इसकी अध्यक्षता की है मित्रों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो इस भारतीय जनता पार्टी से पहले जो भारतीय जनसंघ था उसके संस्थापक थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मित्रों हम लोगों ने बात कर ली है सारी निर्मित संस्थाओं की, इसके संदर्भ में ये सारी बातें कंप्लीटेड हो चुकी है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे आगे की कड़ियों में नासिक षड्यंत्र केस की। क्या था नासिक षड्यंत्र केस, इसकी एक आउटलाइन आप लोग ऐसे माइंड में बिठा सकते हो। जो नासिक जिला था, नासिक डिस्ट्रिक्ट था, इसके जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट थे मित्रों मिस्टर जैक्सन। अब इस जिला कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है
और उसमें विशेष नाम आता है अनंत लक्ष्मण कन्हारे का। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उन्हें गोली मार दी, जिनसे उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इसके संदर्भ में अनंत लक्ष्मण कन्हारे के साथ साथ मित्रों 37 भारतीय क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें एक क्रांतिकारी वीर सावरकर भी थे, जिन्हें लंदन से मित्रों गिरफ्तार करके भारत लाया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इसी नासिक षड्यंत्र केस में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है, जिसके कारण मित्रों उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल में भेजा जाएगा, जिसे हम लोग काले पानी की सजा कह सकते हैं। एक बात और, इसी नासिक षड्यंत्र केस के बाद ही ये घटना मित्रों 1909 की है, 1909, और इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी मित्रों वो 1910 में हुई थी। 1910 जनवरी में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जनवरी 1910 में गिरफ्तार करके इनको भारत लाया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। एक यूं भी मैं कह सकता हूं कि जो नासिक षड्यंत्र हुआ, जिसमें जो क्रांतिकारी थे वो मोस्टली गिरफ्तार कर लिए गए, इसके बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारी घटनाओं की लगभग रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाला और कोई प्रमुख क्रांतिकारी नजर नहीं आया। तो ये भी बात हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं हम लोग वीर सावरकर के द्वारा जो रचनाएं की गई उनकी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, वीर सावरकर एक अच्छे राजनेता भी थे, एक अच्छे समाज सेवी भी थे, एक अच्छे क्रांतिकारी थे, एक अच्छे कवि भी थे। लगभग जो एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण हुआ करते हैं, उस एक इस पतली सी छरहरी काया वाले व्यक्ति में नजर आ रही थी। तो इसकी जो भी रचनाएं हैं मित्रों, वो हम लोग बात करते हैं, जिनके संदर्भ में कई बार अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 रचनाओं को लेकर मैं विशेष करके बात करूंगा, जिनके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक रचना मित्रों 1909 की है, एक रचना मित्रों 1923 की है, और एक रचना मित्रों 1925 की है। अलग अलग सुनिएगा। 1909 में जो रचना लिखी उसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो ग्रंथ लिखा है मित्रों, ये 1857 की क्रांति के बारे में लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना थी। ध्यान रखना मित्रों, यह ग्रंथ मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया था, जिसका पहली बार प्रकाशन हुआ है अंग्रेजी में, प्रथम अंग्रेजी में प्रकाशित 1909। अंग्रेजी में जो प्रकाशन का मित्रों इसका वर्ष होगा वो 1909 होगा। और इसी 1909 के ग्रंथ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 की क्रांति की प्रकृति की चर्चा करते हुए एक स्टेटमेंट दिया गया था, एक विचारधारा बताई गई थी। वो ये थी कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। मित्रों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इनके विचारों से पहले 1857 की क्रांति को महज एक सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जा रही थी, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करने वाले जो पहले क्रांतिकारी थे मित्रों, वो वीर सावरकर ही थे, जिन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपने विचारों को लिखा, अपनी बातों को लिखा। तो पहली जो प्रश्न है वो तो ये रहेगा। दूसरा है, उसको सुनिएगा। दूसरा जो ग्रंथ है मित्रों वो है हिंदुइज्म, हु इज हिंदू। हिंदी रूपांतरण इसका देख सकते हो, हिंदुत्व, हिंदू कौन है। इस ग्रंथ के अंदर मित्रों उन्होंने पहली बार इस हिंदू शब्द का मूल रूप से भाव बताते हुए यह कहा
कि जो सिंधु नदी से लगाकर आगे समुद्र तक के भूभाग को, स्थल को पूरा एक देश मानता है, उस पर निवास करने वाले सभी जन जो हैं उनको मित्रों हिंदू कहा गया था, उनको हम लोग हिंदू कह सकते हैं। ऐसे विचार पहली बार दिए थे किसने? वीर सावरकर ने अपने ग्रंथ हिंदुइज्म हु इज हिंदू में, हिंदी में है जिसका हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये बात ध्यान में रखनी है। तीसरा जो ग्रंथ है मित्रों, अगला जो ग्रंथ है मित्रों वो 1925 में लिखा गया था, उसका नाम है हिंदू पद पादशाही। ये तीन जो मित्रों ग्रंथ हैं वो बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। वापस मैं आपको नाम गिनाना चाहूं, 1909 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1923 हिंदुइज्म हु इज हिंदू और 1925 हिंदू पद पातशाही। मुख्य रूप से ये तीन रचनाएं थी। एक इनकी रचना और भी है, शस्त्र और शास्त्र, ये भी ध्यान में रख सकते हो, शस्त्र और शास्त्र। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि उनका जो अधिकतर जवानी का समय है मित्रों वो जेल में ही बीता। उसके संदर्भ में हमने पहले तो बात कर ली थी नासिक षड्यंत्र केस की। उस दौरान उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है, लेकिन एक बार फिर उनके जीवन पर एक दाग लगा। उसको लेकर के पूरे भारत की जनता को या उन राष्ट्रवादियों के हृदय में कहीं न कहीं एक दर्द छुपा हुआ है। वो बात यह है कि जब गांधी जी की हत्या की गई थी तो गांधी जी की हत्या के आरोप में भी मित्रों उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर हुई और इस हत्या के आरोप में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है उसके केवल और केवल हितैषी हुआ करते थे। जानकारी रखना, इस आरएसएस की प्राथमिक सदस्यता भी कभी वीर सावरकर ने ग्रहण नहीं की थी, तो भी उन्हें जेल में जाना पड़ा था। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था, जेल से आजाद कर दिया गया था। अंत में मित्रों उनकी मृत्यु के संदर्भ में बताना चाहूंगा, 26 फरवरी 1966 को बंबई में ही उन्होंने सलेखना विधि के माध्यम से या संथारा प्रथा के माध्यम से, या मैं यूं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने मृत्यु का इंतजार किया और अपने शरीर को छोड़ दिया भूख और प्यास के भरोसे। ऐसे करके उनकी मृत्यु हो गई है। अंत में मित्रों इस लेक्चर को मैं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहे गए एक भाषण के शब्दों के साथ पूर्ण करना चाहूंगा, कंप्लीट करना चाहूंगा। उनके शब्द वीर सावरकर को लेकर के ये कहे गए थे कि वीर सावरकर माने तेज, वीर सावरकर माने त्याग, वीर सावरकर माने तप, वीर सावरकर माने तत्व, वीर सावरकर माने तर्क, वीर सावरकर माने तारुण्य, वीर सावरकर मतलब तीर, वीर सावरकर माने तलवार, वीर सावरकर माने तिल मिलाहट, वीर सावरकर माने तितिक्षा, वीर सावरकर माने तीखापन या वीर सावरकर माने तिखद। मैं यूं कहना चाहता हूं इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर विश्व के किसी भी कोने में जब जब पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष कोई व्यक्ति करेगा या अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में कोई व्यक्ति यदि कूदेगा या जब जब जीवन के बलिदान की वेला आएगी, उस समय वीर सावरकर का नाम एक ज्योति पुंज की तरह चमकेगा या उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में प्रथम पंक्ति में लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीर सावरकर के प्रति गहरी श्रद्धा और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपने शब्दों को पूर्ण करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।